नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, आज की ये सेकंड क्लास है रीट एग्ज़ाम 2023 जो आपके जनवरी में है। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम भी आप उसको कह सकते हो साथियों। तो देखिएगा, शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज आज से आरंभ की गई है। लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है साथियों। यहाँ पर रोड डेली आपको शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत तो देखिएगा, यहाँ पर साथियों आपको साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पर चल रही है। आपको साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज यहाँ देखने को मिल जाएगी। राजस्थान जीके की रेगुलर क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको टीचिंग मेथड की टेस्ट सीरीज रेगुलर देखने को मिल जाएगी और एक आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज भी 2-3 दिन में हिंदी का एक पेपर लिया जाएगा साथियों। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सारी की सारी चीज़ें निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपके नहीं लगने वाला है। तो शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 1, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का स्तर सामाजिक अध्ययन की तुलना में होता है? उच्च होता है, निम्न होता है, समान होता है या सामान्य होता है? पहले प्रश्न में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। की जा रही है यहाँ पर कि जो सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है इसका स्तर, भाई लेवल 1 में भी सामाजिक की शिक्षण विधि आएगी, लेवल 2 में भी सामाजिक की शिक्षण विधि आएगी और कॉमन क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे जो सभी सब्जेक्ट के लिए यूजफुल रहेंगे साथियों। तो सही उत्तर देखते हैं। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु का स्तर है वो सामाजिक अध्ययन की तुलना में कैसा होता है? उच्च होता है। सामाजिक अध्ययन का थोड़ा इससे कम होता है, किससे? सामाजिक विज्ञान से इसका स्तर उच्च होता है साथियों। पहले प्रश्न में पहला ही विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और कथन विधि। तो प्रश्न संख्या 2 में बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिएगा, प्रश्न को समझ करके उत्तर दोगे तो निश्चित रूप से शिक्षण विधियों पे बहुत अच्छी पकड़ बनने वाली है। शिक्षण विधियां लेवल 1 में आपके 40 नंबर की आने वाली है साथियों। 40 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो फिर ये आपका ये जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस में ये शिक्षण विधियों वाला जो पार्ट है, ये कमजोर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल 2 में भी सभी के, चाहे आप हिंदी से हो, एसएसटी से हो, साइंस मैथ्स से हो, सभी की टीचिंग मेथड आने वाली है। तो प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही है? पहला विकल्प सही है साथियों। स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण में छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, चीजों को मूर्त रूप से देखता है, चीजों को अवलोकन करता है साथियों, अतः यही सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी। विकल्प 1 ही आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षण की प्राचीन विधि है? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, निरीक्षण विधि और योजना विधि। कौन सी विधि आपको शिक्षण की प्राचीन विधि लग रही है? प्रश्न संख्या 3 में सही उत्तर देखें तो साथियों, योजना विधि प्राचीन नहीं है, समस्या समाधान विधि प्राचीन नहीं है और निरीक्षण विधि भी प्राचीन विधियों में नहीं आती है। प्राचीन विधि कौन सी है? यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है, ये साथियों शिक्षण की प्राचीन विधियों के अंतर्गत सम्मिलित होती है। अतः प्रश्न नंबर 3 में पहला विकल्प आपका सही रहेगा। देखिए, शिक्षण की प्राचीन विधियों में व्याख्यान विधि के अलावा पाठशाला जो विधि है साथियों, ये भी प्राचीन विधियों में आती है। पाठ्य पुस्तक जो विधि है ये भी प्राचीन विधियों में आती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखना है। प्राचीन मतलब जो पहले से चली आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोजेक्ट प्रणाली के लिए आवश्यक है? कार्यक्रम का क्रियान्वयन, योजना का चयन, उद्देश्य का निर्धारण और इनमें से सभी। तो देखो, प्रोजेक्ट विधि जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रयोजना विधि, क्या कहा जाता है इसको? प्रयोजना विधि कहा जाता है साथियों। ये कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड क्यों है?
क्योंकि ये विधि आपके हिंदी में भी रहती है, ये विधि आपके एसएसटी में भी रहती है, ये विधि आपके साइंस मैथ्स में भी है और लेवल फर्स्ट के सभी विषयों में है। तो साथियों प्रोजेक्ट प्रणाली जिसके जनक कौन है साथियों, किलपेट्रिक है। कौन है? किलपेट्रिक परियोजना विधि के जनक है और इस विधि में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है, योजना का चयन भी किया जाता है और उद्देश्य का निर्धारण भी किया जाता है। अतः प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा जो विकल्प है इनमें से सभी वाला, यही प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देखेंगे, यहाँ कौन सा चौथा विकल्प सही है साथियों। पांचवा प्रश्न है आपके, परीक्षा द्वारा मूल्यांकन में सम्मिलित होता है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोग परीक्षा और इनमें से सभी। तो भाई देखो मूल्यांकन का टॉपिक भी आपके सभी सब्जेक्ट में चलता है, मतलब मैं ज्यादातर वो चीजें लाऊंगा जो सभी के लिए कॉमन हो। कॉमन मतलब जो सभी के लिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी लेवल हो, सभी में ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो वो चीजें बिल्कुल मैं ज्यादा लेकर आऊंगा टीचिंग मेथड में। देखिएगा मित्रों, परीक्षा द्वारा मूल्यांकन में लिखित परीक्षा भी हो सकती है, मौखिक परीक्षा भी हो सकती है और प्रयोग परीक्षा भी हो सकती है। अतः यहाँ पर भी इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, कौशल से संबंधित है सिद्धांतों का ज्ञान, नियमों की तुलना करना, चित्र बनाना और इनमें से सभी। तो देखो कौशल से संबंधित इनमें से कौन सा है, किस विकल्प में दे रखा है। प्रश्न नंबर 6 में सही उत्तर देखे तो राइट आंसर रहेगा आपके तीसरा विकल्प जो है, यही सिर्फ यहाँ कौशल से संबंधित है। क्योंकि चित्र बनाना क्या है, कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति करना है साथियों। क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य की पूर्ति करना। बाकी सिद्धांतों का ज्ञान और नियमों की तुलना करना, ये तो अवबोध में आ जाएगा और ये ज्ञान में आ जाएगा, लेकिन चित्र बनाना किस में आएगा? कौशल में आएगा। इसी वजह से आपके छठे प्रश्न में तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न देखेंगे, दल शिक्षण का विकास इसमें से किसके द्वारा किया गया? डेविड वार्डिंग के द्वारा, कीथ एचिसन के द्वारा, कमेनियस के द्वारा और लिकर्ट के द्वारा। बताइए प्रश्न नंबर 7 में दल शिक्षण का विकास किसने किया साथियों? तो राइट आंसर देख लेते हैं 7वें प्रश्न का। विकल्प नंबर 1 जो है आपके डेविड वार्डिंग वाला, ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों है? क्योंकि दल शिक्षण के जनक कौन है साथियों? डेविड वार्डिंग है। दल शिक्षण वही विधि है जिसको टीम टीचिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीम टीचिंग भी इसको कहते हैं। इसको समूह शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है साथियों। और इसमें दल किसका होता है? अध्यापकों का दल होता है। अध्यापकों का दल मिलकर के बच्चों की किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करते हैं। तो विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रकृति होनी चाहिए, विश्वसनीय, वेद, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित और इनमें से सभी। तो भाई जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये विश्वसनीय भी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग अध्यापकों के द्वारा भी यदि इनका मापन या मूल्यांकन किया जाए तो कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। वेद भी होना चाहिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले भी होना चाहिए। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, जैसे एक किताब में 15 पाठ है तो 15 ही पाठ से प्रश्न शामिल किए जाने चाहिए। अतः इनमें से सभी वाला, ये तीनों ही चीजें क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रकृति के अंतर्गत आती है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, मापन व मूल्यांकन हेतु साक्षात्कार प्रविधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया? B.S. ब्लूम के द्वारा, जॉन डार्ले के द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 में बताइएगा कौन सा विकल्प सही है? मापन और मूल्यांकन के लिए साक्षात्कार विधि का निर्माण किसने किया? तो भाई B.S. ब्लूम ने तो नहीं किया है साथियों, इन्होंने तो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है।
ये हटा दीजिए, कोई नहीं भी हटा दीजिए। देखिए नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपके। नेगेटिव मार्किंग क्यों है? क्योंकि आपके रीट की जो मुख्य परीक्षा है 2023 में, उसमें भी आपके नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है। 20 में से 17 प्रश्न आप सही करते हो, 3 गलत कर देते हो, तो मतलब 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। इस प्रकार आपके 16 ही प्रश्न सही माने जाएंगे साथियों। तो 9वें प्रश्न में सही उत्तर देखें, मापन और मूल्यांकन के लिए साक्षात्कार विधि का निर्माण जॉन डार्ले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉन डार्ले के द्वारा। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 10, इनमें से किस विधि को कागज पेंसिल परीक्षण कहा जाता है? प्रश्नावली विधि को, निर्धारण मापने को, साक्षात्कार को और विद्यालयी अभिलेख को। तो बताइए 10वें प्रश्न में पहला विकल्प सही लग रहा है, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? 10वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। जिस विधि को कागज पेंसिल परीक्षण कहा जाता है वो है आपके प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि है? प्रश्नावली विधि है। विकल्प नंबर 1 ही आपके बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 10वें में प्रथम विकल्प सही रहेगा। 11वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्नावली विधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गाल्टन के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा और कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है एग्जाम में साथियों। यहाँ पर भी इसको आप हटा सकते हो। देखिएगा 3 विकल्प आपके पास बच रहे हैं। प्रश्नावली विधि का निर्माण जिसके द्वारा किया गया, ब्लूम ने किया, गाल्टन ने या वुडवर्थ ने। तो 11वें प्रश्न में गाल्टन और ब्लूम आपका उत्तर नहीं है, बल्कि आपका सही उत्तर है आर.एस. वुडवर्थ। क्या है साथियों? आर.एस. वुडवर्थ है इसका बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि इनके द्वारा ही प्रश्नावली विधि का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। तो सेकंड विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। बता दो आपको राजस्थान जीके की, अभी आपकी भूगोल आधा हो चुका है, लगभग आधे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं और लगभग 15 दिन में आपके भूगोल का कोर्स पूरा हो जाएगा। इतिहास का 60% कोर्स पहले ही पूरा करा रखा है, तो उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। 40% कोर्स भी हम मात्र 10 से 15 दिन में कवर कर लेंगे साथियों। मतलब 1 नए महीने में आपके इतिहास और भूगोल का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। कला संस्कृति 1 महीने की मान लीजिए, तो 2 महीने में आपके सारी चीजें कवर हम कर लेंगे राजस्थान जीके की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न, निम्न में से प्रश्नावली का प्रकार है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित व मिश्रित प्रश्नावली और इनमें से सभी। तो अभी हमने ऊपर वाले एक प्रश्न में देखा था कि प्रश्नावली विधि का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था? आर.एस. वुडवर्थ ने किया था। ये तो हमने देख लिया था। अब देखो इस प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न हमने देखा था साथियों। क्या कहते हैं? कागज पेंसिल परीक्षण कहते हैं। और इसके प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से? बंद प्रश्नावली होती है, खुली प्रश्नावली होती है, चित्रित प्रश्नावली होती है और मिश्रित प्रश्नावली होती है। तो ये चारों ही चीजें प्रश्नावली के प्रकारों में सम्मिलित है। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न, निर्धारण मापनी प्रविधि के जनक है फ्रांसिस गाल्टन है, बीएस ब्लूम है, स्टीफेन है या इनमें से कोई भी नहीं? तो कोई नहीं को वापिस हटा दीजिए। देखिए 3 ही यहाँ पर विकल्प आपके पास बच रहे हैं। इनमें से एक आपके निर्धारण मापनी प्रविधि के जनक है। तो 13वें प्रश्न में सही उत्तर देखें साथियों। राइट आंसर है निर्धारण मापनी प्रविधि का निर्माण फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। विकल्प 1 आपके 13वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 14। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 2 जगह शेयर जरूर किया करो। आप शेयर नहीं करते हो तो हमें भी ऐसा लगता है कि यार हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से 1% भी सपोर्ट हमको नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये विचलित करने वाली बात है जो नहीं होना चाहिए। 14वां प्रश्न, संचय मापनी प्रविधि के जनक कौन है? जॉन डार्ले है, लिकर्ट है, गाल्टन है और स्टीफेन है।
साथियों जॉन डाल ने हमने पढ़ा था साक्षात्कार प्रविधि में, कौन सी में, साक्षात्कार में पढ़ा था। फिर गाल्टन को हमने निर्धारण मापनी में पढ़ा था ऊपर वाले प्रश्न में। और संचय मापनी जो प्रविधि है इसके जनक है लिकर्ट, कौन है, लिकर्ट है। तो याद रखना है लिकर्ट के द्वारा ही संचय मापनी विधि दी गई थी। विकल्प 2 आपके 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से तुलनात्मक मापनी कौन सी है? संचय मापनी, निर्धारक मापनी, अभिवृत्ति मापनी और कोई नहीं। तो कोई नहीं को वापस हटा दीजिएगा। देखिए जो तुलनात्मक मापनी है वो इनमें से कौन सी है? तो संचय, निर्धारक या अभिवृत्ति। 15वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन कीजिए साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही उत्तर है? तो इसका सही आंसर देखिए तुलनात्मक मापनी के जो यहाँ पर तुलनात्मक मापनी के जनक नहीं, सॉरी, तुलनात्मक मापनी जो यहाँ पर है वो है अभिवृत्ति मापनी को ही क्या कहा जाता है? तुलनात्मक मापनी कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक उद्देश्यों में शामिल है? लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक। तो जो आपको ज्ञानात्मक उद्देश्यों में शामिल लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 16 में करना है। 16वें प्रश्न में सही उत्तर देखें तो देखिएगा, वैसे तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों में सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ विकल्प में नहीं है। तो देखो इसके प्रकार भी आ सकते हैं, सत्य असत्य वाले प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, हाँ या नहीं वाले प्रश्न, सही गलत वाले प्रश्न। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही भेद है साथियों। और ये सभी किसमें सम्मिलित होते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित होते हैं। अगर ये सारे ही विकल्प में नहीं है तो फिर आपको अति लघुत्रात्मक को सही करना है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज अगर यहाँ आपके विकल्प में दे रखी है तो फिर आपको कौन सा सही करना है? वस्तुनिष्ठ ही सही करना है। 16वें प्रश्न में 4th विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो 17वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण विधि का निर्माण किसने किया? लिकर्ट ने, D.W. एलन ने, कीथ एचिसन ने और 2 व 3 दोनों। देखो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? इंग्लिश में कहते हैं हम इसको माइक्रो टीचिंग। क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाना होता है साथियों। तो इसका जो विकास किया है, इसका जो निर्माण किया है वो D.W. एलन और कीथ एचिसन दोनों का ही सहयोग रहा है। अतः चौथा विकल्प 2 व 3 दोनों यही आपका 17वें प्रश्न में सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 18वां प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि में छात्रों की संख्या होती है 10 से 20, 20 से 30, 5 से 10 और 15 से 20। तो जो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण विधि है इसमें पूछी जा रही है भाई छात्रों की संख्या, कितने छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है इसमें। तो 18वें पृष्ठ में सही उत्तर है आपके सूक्ष्म शिक्षण विधि में छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है साथियों। कितनी होती है? 5 से 10 होती है। अतः 18वें पृष्ठ में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण विधि का सही अर्थ है शिक्षक का व्यक्तिगत तरीका, शिक्षक द्वारा दिया गया भाषण, शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो 19वें प्रश्न में 3 ही विकल्प आपके पास बच रहे हैं, कोई नहीं को आप हटा सकते हो। व्यक्तिगत तरीका या दिया गया भाषण शिक्षक द्वारा, या शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है। तो इनमें से शिक्षण विधि का जो सही अर्थ है वो है आपके विकल्प नंबर 3 में शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है उसी को हम कहते हैं शिक्षण विधियां। थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, माइनस मार्किंग को अलग करके। ठीक है, माइनस मार्किंग आप उसमें कि भाई कितने आपने गलत किए हैं उसका 1/3 कम करके फिर कमेंट करना। और ये भी बताना कि वीडियो में आपके जो प्रश्न है वो आपको कैसे लगे। तो चलिए अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे।
शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। पाठ्यक्रम सुधार के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि जानने के लिए और इनमें से सभी के लिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? प्रश्न संख्या 20 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। सही उत्तर का अगर हम चयन करें तो भाई मूल्यांकन के माध्यम से हम पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं, शिक्षण कार्यों में सुधार कर सकते हैं और छात्रों की उपलब्धि भी जान सकते हैं। अतः यहाँ इनमें से सभी के लिए शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन को आवश्यक माना जाता है। फोर्थ विकल्प 20वें प्रश्न में सही है साथियों। तो ये कंप्लीट होता है आपके पहला टेस्ट। कल आपके दूसरा टेस्ट आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।